everyone, welcome to JSSC PGT COMMERCE preparation classes. So today we'll see financial management. Financial management होता क्या है? Financial management is concerned with optimal procurement as well as usage of finance. Finance management देखता है कि हम कैसे procurement करें कि वो optimal utilization हो, best way में और effectively भी हो. सारा फाइनेंस जितना भी सोर्स हम लोग लगा रहे हैं वो वेस्ट ना जाए, उसका हम लोग इन्वेस्टमेंट यूटिलाइज और हमें डिविडेंड भी अच्छी तरह से मिल सके. सो इसके बाद देखते हैं कि प्रॉफिट फाइनेंस मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है. द प्राइमरी एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ. ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है शेयर होल्डर्स के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना. सो इसके लिए हम लोग 3 बेसिक डिसीजन लेते हैं, विच इज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन. सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम लोग क्या में इन्वेस्ट करेंगे, ये 2 टाइप में होता है, कैपिटल बजटिंग एंड दूसरा वर्किंग कैपिटल में. कैपिटल बजटिंग होता है जो भी कैपिटल होता है हमारा, कैपिटल एसेट्स लाइक प्लांट बिल्डिंग मशीनरी, इसमें जो हम इन्वेस्ट करते हैं दैट इज़ नोन एज कैपिटल बजटिंग. एंड जो हमारा डे टू डे एक्सपेंस होता है मनी, सीमेंट, यहाँ पर जैसे डायग्राम में दिया हुआ है, दीज आर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. तो वर्किंग कैपिटल में कितना इन्वेस्ट करना है और कैपिटल बजटिंग में कितना इन्वेस्ट करना है, दिस इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन. नेक्स्ट यहाँ पे ड्राइंग है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर. इसके पास आगे 2 डिसीजन होता है. एक है फाइनेंसिंग डिसीजन कि फाइनेंस सोर्स कहाँ से लाए, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, मीडियम हो, डेट हो, इक्विटी हो, कहाँ से पैसा लाएंगे. नेक्स्ट इज डिविडेंड. डिविडेंड जो हमारा प्रॉफिट होता है, कितना पोर्शन हम लोग डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कितना हम लोग कंपनी में रिटेन कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड डिसीजन. सो लेट्स सी दिस वन बाय वन. फर्स्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखेंगे, उसका कैपिटल बजटिंग. फाइन. सो कैपिटल बजटिंग डिसीजन. कैपिटल बजटिंग डिसीजन इन्वॉल्व करता है कि हम कैपिटल में कितना इन्वेस्ट करें. तो इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं विच अफेक्ट द कैपिटल बजटिंग डिसीजन. फर्स्ट इज़ कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, कितने टाइम में हमारा पैसा वापस आ जा रहा है, जितना जल्दी आ रहा है उतना अच्छा है. सेकेंड वन इज़ द रेट ऑफ रिटर्न, हमें कितना रेट ऑफ इन रिटर्न मिल रहा है, 10%, 12%, जितना मिल रहा है, जितना ज़्यादा मिल रहा है उतना अच्छा है. एंड थर्ड वन इज़ इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया. इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया होता है, जैसे हमें देखना पड़ता है कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, कितना आउट कैश फ्लो होगा, कितना हमें रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा. तो इसके लिए अलग अलग टेक्निक्स पढ़ते हैं. फाइन. सो दीज 3 फैक्टर्स आर दे विच अफेक्ट कैपिटल बजटिंग डिसीजन. अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग. 3 टाइप्स में होता है. एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है अगर हम एक को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा. सेकेंड वन इज़ एक्सेप्ट रिजेक्ट, चाहे दोनों एक्सेप्ट करते हैं या फिर दोनों रिजेक्ट कर सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट होता है. एंड थर्ड वन इज़ कंटीजेंट डिसीजन. कंटीजेंट डिसीजन होता है कि अगर हम एक डिसीजन को एक्सेप्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा डिसीजन भी एक्सेप्ट करना पड़ता है. फॉर एग्ज़ाम्पल इन फर्स्ट केस म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डिसीजन, इसमें 10,000 जिसमें रिटर्न 12,000 आ रहा है, दूसरा 10,000 का इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न हमें 8,000 मिल रहा है. तो ऑब्वियसली जिसमें ज़्यादा रिटर्न हो रहा है हम उसमें एक्सेप्ट करेंगे. ग्रीन वाले में एक्सेप्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली रेड वाला रिजेक्ट हो जाएगा. सेकेंड इज़ एक्सेप्ट रिजेक्ट. दोनों में इन्वेस्टमेंट है 10,000, एक में 15 मिल रहा है, एक में 14 मिल रहा है. सो हम लोग दोनों में ठीक ही ठाक है तो दोनों हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं. एंड तीसरा है कंटिजेंट. अगर एक स्कीम है 5,000 का, उसमें आप अलग 15,000 का होगा, 5,000 एंड 10,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हो, देन आपको 20,000 में भी इन्वेस्ट करना पड़ा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कुछ न्यू कंपनी खोल रहे हो, उसमें आपको एम्प्लॉयज़ लगाना पड़ेगा, इक्विपमेंट ख़रीदना पड़ेगा, बाकी जो चीज़ है फिज़िकल रिक्वायरमेंट सारे चीज़ फुलफ़िल करना पड़ेगा. सो ये हो गया है कंटिजेंट डिसीजन. इसके बाद विल सी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स. 2 टेक्निक्स होता है, ट्रेडिशनल एक मॉडर्न. ट्रेडिशनल में 2 होता है, पे बैक पीरियड एंड सेकेंड वन इज़
एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। पे बैक पीरियड होता है कि हमें कितने टाइम के अंदर हमारा पैसा वापस मिल जा रहा है, जितना जल्दी मिल रहा है उतना अच्छा है। सो इसका फॉर्मूला है पे बैक पीरियड इज इक्वल्स टू ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो। या फिर अगर हमें इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम, तो उसमें जितने ईयर्स में हमारे पास जितना अमाउंट हम लोग इन्वेस्ट किए थे वो आ जा रहा है। सो दैट इज टर्म्ड एज पे बैक पीरियड। सो लेट्स सी दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। Question 1. Project requires an outlay of rupees 2,50,000 and needs annual cost of 50,000 for a year. What is the payback period? Payback period कैसे निकालेंगे? अमाउंट इन्वेस्ट लगाए हैं 2,50,000 एंड हमारा एनुअल रिटर्न आ रहा है 50,000। सो ये 0 0 कैंसिल हो गया, विच इज़ 5 ईयर्स। सो 5 ईयर्स में हमारा पैसा वापस आ जा रहा है। Question 2. Project requires a cash outlay of 45,000 and annual yield cash inflows are as following. First year का 15,000, second year 5,000, third year 25,000, fourth year 15,000 and fifth year 20,000. So 45,000 देखेंगे कब आता है। फर्स्ट इज 15 प्लस 5 20,000, 20 प्लस 25 हो गया 45,000। सो 3 ईयर्स में आ गया हमारा 45,000। आंसर विल बी 3 ईयर्स। फोर्थ फिफ्थ ईयर को कंसिडर नहीं करेंगे। फाइन। नेक्स्ट वन इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, ARR। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर एनम डिवाइडेड बाय नेट इन्वेस्टमेंट। इसके बाद मॉडर्न मेथड है। मॉडर्न टेक्निक्स में 4 आता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो माइनस डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो। NPV पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट करते हैं, NPV नेगेटिव है तो रिजेक्ट करते हैं, और अगर दोनों इक्वल है तो या तो हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट कैश आउटफ्लो, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो इज इक्वल टू डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो, हेंस NPV इज 0। फाइन। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या फिर डिज़ायरेबल फैक्टर। ये होता है डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय कैश आउटफ्लो। इसमें अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज़ ग्रेटर देन 1 तो एक्सेप्ट करेंगे, लेस देन 1 है तो रिजेक्ट करेंगे, और इक्वल है तो या तो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, तो इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.156 आ रहा है, तो हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। अगर ये माइनस में रहता या 0 रहता तो हम इसे रिजेक्ट कर देते हैं। ओके। सो NPV में हम लोग करते हैं माइनस करते हैं, NPV में माइनस करते हैं, IRR में इज इक्वल टू इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो, एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, इनफ्लो डिवाइडेड बाय आउटफ्लो। ये हो गया कैपिटल बजटिंग का। नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट्स क्या होता है, जो भी हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यूज़ हो, दैट इज़ करंट एसेट्स 1 ईयर के लिए। एग्जांपल इन्वेंट्री, डेटर्स, कैश, बैंक बैलेंस, लोन, एडवांसेस, ये सारा करंट एसेट्स है। माइनस करंट लाइबिलिटीज़, current liabilities are short term liabilities. These are creditors, outstanding expenses, tax provision, unclaimed dividend, ये सारा liabilities है। So on the basis of periodicity हम लोग working capital management को 2 types में categorize करते हैं। First is permanent working capital such as inventory, book debts, cash balances, and temporary करते हैं जो seasonal डिमांड सीजनल नेचर का होता है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन इज वर्किंग कैपिटल साइकिल। इसमें आता है ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल का फॉर्मूला है रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड प्लस वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड प्लस फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड प्लस डेटर्स कलेक्शन पीरियड माइनस करेंगे क्रेडिटर्स पेमेंट।
अपार्ट फ्रॉम दिस एक आता है वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग साइकिल। इसमें कुछ फॉर्मूलाज है, ये आप लोग देख लीजिएगा। रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश गुड, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का, एंड दिस इज़ फॉर्मूला फॉर बेस्ड ऑन टर्नओवर। ओके, इसके बाद हम लोग इसी के अंदर आता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर मैक्सिमम बैंक परमिशेबल फाइनेंस, जो हम लोग देखे थे टंडन कमेटी एंड कोर कमेटी का। सो टंडन कमेटी के अंदर 3 मेथड ऑफ MPBF है। फर्स्ट इज 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, सेकेंड वन इज 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, थर्ड इज 75% ऑफ कोर करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेते तीनों मेथड से। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मेथड विच इज 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस अदर करंट लाइबिलिटीज, सो इनटू करंट एसेट्स है 5 लाख माइनस अदर करंट लाइबिलिटीज है 1,50,000। 75% of 3,50,000 which is equal to 2,62,500 according to first method। अब second method के according 75% of current assets bracket में है minus other current liability, so 75 divided by 100 into 5,000 5 लाख ये ब्रैकेट में है माइनस 1,50,000। 7 which is 3,75,000 minus 1,50,000 which is equal to 2,25,000। and last formula के according 75% of current assets minus core current assets, so current assets is 5 lakh minus core current assets है 2 lakh bracket close minus 1,50,000। 75 divided by 100 into 3 lakh minus 1,50,000, सो ये 3 लाख हमारा ब्रैकेट में। ये आ गया 2,25,000 माइनस 1,50,000 विच इज़ इक्वल टू 75,000। सो ये हम लोग देख लिए एज पर टंडन कमेटी 3 मेथड्स ऑफ एंड इन्वेस्टिंग डिसीजन हो गया। नेक्स्ट विल सी ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, जहाँ पे डेट और इक्विटी का मिक्सचर हो, दोनों का कॉम्बिनेशन को हम लोग एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। सो अगर हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल एकदम मिनिमम है तो हमारा मार्केट प्राइस मैक्सिमम में से हम बोलेंगे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इसके लिए हम 3 चीज़ देखते हैं, इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर से। तो इक्विटी लो रिस्क है क्योंकि ये अपना पैसा है, तो अगर ये डूब भी जाता है तो किसी को लायबल नहीं होते, तो इसका रिस्क बहुत कम है और बट ये बहुत एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट वन इज प्रेफरेंस शेयर, इसका हाई रिस्क है बट इट इज़ स्लाइटली चीपर। एंड डिबेंचर्स, इसका बहुत ज़्यादा रिस्क है बिकॉज अगर पैसा डूब जाता है तो वी हैव टू बी लायबल टू समवन, बट ये सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। नेक्स्ट विल सी फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन होता है कि अब हम लोग फाइनेंस के लिए सोर्स कहाँ से लाएं, लॉन्ग टर्म है एंड शॉर्ट टर्म है। तो ये अब इसके आगे थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर कि हम लोग पैसा कैसे लगाए, कहाँ से लगाए कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। सो विल सी वन बाय वन। थियोरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर दो है, रेलेवेंट एंड इररेलेवेंट। रेलेवेंट होता है जो
वैल्यू ऑफ फर्म को इफेक्ट करता है, which is net income and traditional approach. Next is irrelevant, which does not affect the value of the firm. इसमें आता है net operating approach and modern approach, also known as Modiglian Miller approach. So first one is net income approach. इसका कुछ assumption है that there is no corporate tax. D होता है debt capitalization rate, KE equity capitalization rate. Debt is always less than cost of equity and KD and KE remains constant at all levels. So first वाला है क्योंकि फाइनेंस हमारा डेट से चीप में मिल जाता है, इसलिए हम डेट से लेते डेट को हम लोग डेट में हम लोग इन्वेस्ट करते रहते हैं. तो जैसे डेट हमारा इंक्रीज़ होते जाता है, इससे हमारा टैक्स सेविंग होगा और वैल्यू ऑफ द फर्म हो जाएगा इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो अगर हमारा डेट इंक्रीज़ करेगा तो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस होगा, और डेट अगर हमारा डिक्रीज़ होगा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज़ करेगा. तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड अगर हमें वैल्यू ऑफ द फर्म को इंक्रीज़ करना है तो हमें डेट इंक्रीज़ करना है और अपना जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस करना है. फाइन, अकॉर्डिंग टू नेट इनकम अप्रोच. नेक्स्ट वन इज़ अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच. इसका भी वही अजम्पशन है के डी एंड के डी इज़ ऑलवेज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी. के डी एंड के ई वेरी विद द चेंज इन डेट इक्विटी मिक्स. जितना डेट इक्विटी का मिक्स में अगर चेंज आएगा तो के डी एंड के ई विल ऑल्सो वेरी. सो इसके अकॉर्डिंग हम लोग जब अपना डेट इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जहाँ पे हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हमें पे करना होगा डेट को. तो इसके लिए हम अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अब जो हमारा जो ओनर का फंड है इक्विटी कैपिटल, इससे भी हम इन्वेस्ट करने लगेंगे. तो इसके ये सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमारा डेट भी इंक्रीज़ होगा, इक्विटी भी इंक्रीज़ होगा और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हमारा इंक्रीज़ होगा क्योंकि हमें डेट को पे करना है. सो फर्म एक ऐसा पॉइंट पे रीच कर जाएगी जब तीनों इंक्रीज़ हो जाएगा और हमें इसे ऑप्टिमाइज़ करने के लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बोथ इक्विटी और डेट को इक्वल रेशियो में फिर हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा. फाइन. नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. जैसे जैसे हमारा फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज़ हो रहा है वैसे ही हम इक्विटी रेट को भी इंक्रीज़ करते हैं. तो यहाँ पे जितना डेट को हम लोग पे ऑफ करने के लिए एग्जैक्टली इक्वल नंबर ऑफ इक्विटी लगाते हैं. सो यहाँ पे जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट रहता है इरिस्पेक्टिव ऑफ हम लोग डेट और इक्विटी का मिक्सचर कितना भी हो, हम लोग का कॉस्ट ऑफ कैपिटल फर्म कांस्टेंट रहता है. सो वैल्यू ऑफ द फर्म को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. एंड लास्ट वन इज़ मॉडिग्लानी एंड मिलर अप्रोच. इसमें भी वही है परफेक्ट कंपटीशन में जहाँ पे बायर एंड सेलर आर फ्री टू बाय एंड सेल. यहाँ पे कोई टैक्स या सेट ऑफ नहीं करना पड़ता, चाहे डेट इंक्रीज़ हो या फिर डिक्रीज़ हो, वैल्यू ऑफ द फर्म को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स कॉन्स्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ इक्विटी डेट. Next one is dividend. Dividend is that part of profit which is distributed to shareholder. तो ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो कितना प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे एंड कितना कंपनी में रिटेन कर ले. सो दे आर टू थियोरीज ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, एक वॉल्टर मॉडल और एक जॉन लैंटन मॉडल. वॉल्टर मॉडल का assumption है दैट ऑल फाइनेंसिंग इज डन थ्रू रिटेन अर्निंग. सारा फाइनेंस रिटेन अर्निंग से ही करते हैं. द रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स कॉन्स्टेंट. ऑल अर्निंग आर आइदर रिटेन्ड या फिर हम लोग शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. EPS एंड DPS रिमेन कॉन्स्टेंट एंड द फर्म हैज़ परपेचुअल लाइफ. वॉल्टर मॉडल में रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्म को R से डिनोट करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के. अगर हमारा रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो हम लोग कंपनी 100% रिटेन कर लेती है एंड 0% डिविडेंड देती है. अगर R कॉस्ट रेट ऑफ रिटर्न कम है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से तो कंपनी 0% रिटेन करती है एंड 100% फुल डिविडेंड बांट देती है. एंड व्हेन रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज़ इक्वल देन देयर इज़ नो चेंज. इसका फॉर्मूला है P इज़ इक्वल्स टू D प्लस R डिवाइड बाई K ब्रैकेट में E माइनस D डिवाइड बाई K.
नेक्स्ट वन इज जॉन लैंटर्न मॉडल। इसका अजम्पशन है लॉन्ग टर्म डिविडेंड पे आउट रेशियो, फिक्स्ड डिविडेंड पे आउट रेशियो ओवर लॉन्ग टर्म, करंट ईयर डिविडेंड इज डिपेंडेंट ऑन लास्ट ईयर डिविडेंड। अभी का हम लोग डिविडेंड लास्ट ईयर के डिविडेंड के अकॉर्डिंग पे करते हैं। तो इसका क्वेश्चंस मैंने पहले की वीडियो में कराया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो यू कैन हैव अ लुक एट इट। वहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ है, तो आप लोग को क्लियरली समझ आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखे थे फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड। 6 फॉर्म्स है, लिक्विडेटिंग स्टॉक, कैश प्रॉपर्टी, स्क्रिप डिविडेंड एंड बॉन्ड डिविडेंड। कैश डिविडेंड होता है जो हमें कैश में प्रॉफिट का पैसा मिलता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, चेक, इलेक्ट्रॉनिकली, ये कैश डिविडेंड होता है। सेकेंड वन है स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड में कभी कभी कंपनी अपनी एक्स्ट्रा शेयर्स को शेयर होल्डर्स को फ्री में दे देती है। अगर कंपनी लेस देन 25 शेयर्स को दे रही है दैट इज नोन एज स्टॉक डिविडेंड, और अगर मोर देन 25% ऑफ शेयर्स है तो स्टॉक स्प्लिट डिविडेंड। नेक्स्ट वन है स्क्रिप डिविडेंड। अगर कंपनी न्यू शेयर्स को क्रिएट करके शेयर होल्डर्स को दे रही है दैट इज नोन एज स्क्रिप डिविडेंड। प्रॉपर्टी डिविडेंड, अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे नहीं दे रही है बट इन टर्म्स वो कुछ प्रॉपर्टी दे रही है, फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, इन्वेंट्रीज, कार, ये सब देते हैं गिफ्ट्स के तौर पे, सो दीज आर नॉट नोन एज प्रॉपर्टी डिविडेंड। नेक्स्ट इज लिक्विडेटिंग डिविडेंड। जब कोई भी कंपनी लिक्विडेट होता है, ख़त्म होने वाला रहता है, तो ये सारा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके बाद जो पैसा बचता है उससे वो शेयर होल्डर्स के बीच में दे देती है। बॉन्ड डिविडेंड जो भी बॉन्ड्स एंड इंटरेस्ट कूपन्स में मिलता है दैट इज नोन एज बॉन्ड डिविडेंड। इसके अलावा एक है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। कहाँ से आता है फंड? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म। लॉन्ग टर्म में आता है इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स। मीडियम टर्म में आता है लोन फ्रॉम बैंक्स, पब्लिक डिपॉजिट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लीज फाइनेंसिंग। मेरा शॉर्ट टर्म में ट्रेड, क्रेडिट, फैक्टरिंग, बैंक एंड कमर्शियल पेपर्स। सो क्वेश्चन में ज़्यादातर यही सब आता है कि कौन सा लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। सो ये आप लोग इसका डिटेल में देख लीजिएगा। दैट्स ऑल, फाइनेंस का भी टॉपिक हो गया है। सो कीप लर्निंग। थैंक यू।